قطر के दारुल हुकूमत दोहा में मुतअद्दिद धमाकों की इत्तला मिली है। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दोहा के कतारा डिस्ट्रिक्ट में मुतअद्दिद धमाके हुए हैं। शहर पर धुएं के बादल छा गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतारा डिस्ट्रिक्ट में 8 धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। धमाकों से शहर भर में खौफ व हरास फैल गया है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। धमाकों की नौइयत ताहाल गैर वाज़ेह है। हुक्काम की तहकीकात जारी हैं। दोहा में धमाके इजरायली हमले का नतीजा है। हमास रहनुमा हदफ थे। इजरायली फौज ने यह दावा किया है। इसराइल ने दोहा में हमास क़यादत पर खुफिया हमला किया है। इसराइल ने कतर में मुकीम हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया है। बात करेंगे, हमारे साथ मंसूर जाफर साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, ये इन धमाकों के पीछे इसराइल ने अब तो इसको कबूल भी कर लिया है। इसमें कोई शक नहीं थी कि इसराइल जो है एक ऐसा जारे मुल्क है कि जो अपनी की गई कार्रवाइयों को बाकायदा ओन भी करता है और उस पर बड़ा जश्न भी मनाता है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो अपनी अल-कुद्स के अंदर होने वाली जो कार्रवाई, जो कि वहाँ के नेटिव फलस्तीनी थे, उनकी तरफ से की गई, उसके बाद जो है वो अपनी खजालत मिटाने के लिए और ख़ासतौर पर जिस अंदाज से इस वक्त इंटरनेशनल डिप्लोमेसी उनके खिलाफ सफा रहा है, समंदर से लेके खुश्की तक तमाम जगह उनके खिलाफ मुजाहरे, उनके खिलाफ लान तान का जो है एक बाजार गर्म है। तो अपनी उस खजालत को मिटाने के लिए इस वक्त जो मैं समझता हूँ सबसे ओछा अचकंदा इसराइल जैसा जारे मुल्क और जंग पसंद मुल्क कर सकता है, उन्होंने एक सियासी दफ्तर को एक तीसरे मुल्क में निशाना बनाकर साबित कर दिया है कि वो किसी बैन अवी डिप्लोमेसी मंसूर साहब, क्या कतर को पेशगी इत्तला दी गई होगी कि इस तरह हमास की आदत को इस तरह निशाना बनाया जाएगा, तो क्या कतर की तानीब से भी रिटेलिएशन आ सकती है? जी, कतर बिल्कुल इस बात का हक महफूज रखता है। मेरी मालूमात के मुताबिक इस नौयत की कोई इंटीमेशन जो है, अगरचे इस नौयत के ऐलानात इसराइल की तरफ से माजी में देखने में आते रहे हैं कि हर कार्रवाई के बाद वो यही कहता रहा कि हम हमास को और उसके क़यादत को निशाना बनाते हैं या बनाना चाहते हैं, लेकिन ये मामला जो है इस हवाले से भी यानी आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि ये हमास के सीनियर मुज़ाकरातकारों का एक ऑफिस था और कतर का खासतौर पर जो बैन अवी डिप्लोमेसी में किरदार है वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। तो लिहाजा कतर को एक लिहाज से दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई है और उसे अपने उस बैन अवी किरदार, उस बैन अवी डिप्लोमेसी की जो मैं समझता हूँ जो फरीजा है, जो इस वक्त मैं समझता हूँ एक फर्ज कफाया के तौर पर कतर जो है वो कर रहा है। अबलाग के मैदान में जो कतर का जो अल जजीरा है उसने जो खिदमात सर अंजाम दी हैं और जो कुर्बानियाँ दी हैं, उसके सहाफ़ियों ने मैदान जंग में जिस अंदाज से उनको टारगेट करके शहीद किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और इसका यकीनन एक बड़ा बैकलैश जो है वो इसराइल को बर्दाश्त करना होगा। और शायद यही वजह है कि नेतन्याहू को आज जो करप्शन के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में पेशी का सामना है, उन्होंने इस नौयत की कार्रवाई करके एक बार फिर खुद को अपनी जात को बचाने के लिए मैं समझता हूँ इंतहाई बोधी हरकत का इर्तिकाब किया है और यकीनन उसकी उनको इस वक्त जो दुनिया भर से जो लान तान और जो उनके खिलाफ मजम्मत का जो एक सिलसिला शुरू हो चुका है उसका सामना भी करना होगा, उसका जवाब भी देना होगा। तो ये सूरत हाल है। मंसूर साहब, जिस तरह से हमने रीसेंट पास्ट टाइम्स में देखा है कि कतर ने हमेशा से सालसी का किरदार अदा किया और रिसेंटली जो ये अमेरिका ईरान तनाज़ा भी था उसमें भी बहुत बड़ा किरदार था, तो इस तरह की सूरत हाल में इसराइल की जानिब से ये हमला किया गया, किस तरह से कतर रिएक्ट करेगा? क्या रिटेलिएट करेगा या अभी भी मध्यम अंदाज में जिस तरह पहले से सालसी का किरदार अदा करता आया है कतर, या वही स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? तो कतर को इस बात का मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो ये सारी कार्रवाइयाँ कर सकता है, लेकिन उसका मॉडस ऑपरेंडी यकीनन वो एक सॉवरेन मुल्क है और अपने तमाम स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को जो वे करने के बाद ही वो इसका जवाब देगा। लेकिन एक मुबसर के तौर पे, एक तजियाकार के तौर पे मैं समझता हूँ कि कतर इस बात को जो है वो ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि आपके इल्म में होगा कि जब ईरान की तरफ से भी कार्रवाई की गई थी, उनकी जो बेस को, इसराइली अमरीकी बेस को निशाना बनाया गया, तो उस वक्त भी कतर ने एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल जो और ख़ासतौर पर अपना जो राइट ऑफ रिटर्न है, जो जवाब देने का हक है, उसको उस वक्त भी उन्होंने एम्फसाइज किया था और उस पर जोर दिया था कि वो किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक और मामला था, एक और पस मंजर था, और यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि कतर को बिल्कुल दीवार से लगाने की कोशिश की गई है और कतर यकीनन इसका भरपूर जवाब देगा। और इस वक्त उनकी जो भी डिप्लोमेसी है और ख़ासतौर पर जो उनका मुतल्लिका लोग हैं वो इस बारे में सर जोड़ कर बैठे हैं और इस बारे में जल्द ही मैं समझता हूँ कोई ना कोई नतीजा या कार्रवाई देखने को मिल सकती है।
और यकीनन मंसूर साहब, ये जिस तरह से इस्राइल मीडिया की जानिब से भी कहा जा रहा है कि जी हमास क़यादत को खुफिया तौर पर निशाना बनाने के लिए कि 8 धमाके हुए, कोई छोटा हमला तो नहीं था ये? इसमें कोई शक नहीं, जो गैर मुसद्दका इत्तलात आ रही हैं उसमें तो हमास के जो रहनुमा हैं खलील अल हया, जो कि चीफ नेगोशिएटर थे इस पूरे मुज़ाकराती अमल के अंदर, उनको जो है वो टारगेट करने की इत्तलात आ रही हैं। तो ऐसी सूरत में तो मैं समझता हूँ इस पूरी गेम प्लान को उलटने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमास ही की लीडरशिप मौजूद नहीं थी, जो मिस्री उनके इंटेलिजेंस के लोग, मिस्री जो उनके मुज़ाकरातकार हैं, वो भी यहाँ पे बाकायदा मौजूद थे। और उसके साथ साथ खुद इनकी अपनी इसराइली मोसाद जो है उसके लोग जो है वो भी अक्सर व बेशतर जो है यहाँ पे आप तो कह सकते हैं कि चलते फिरते नजर आते हैं। तो इस पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज करने की जो है वो कोशिश की। सही। मंसूर जाफर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल है गुफ्तगू।